नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी एग्री जोन के अंदर। तो जैसे कि लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था एलपीएम और डेयरी दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में। तो कुछ दिन हो गए क्लासेस ऑफ थी क्योंकि थोड़ा ऑफिशियल वर्क था कोचिंग का, वो थोड़ा ज़्यादा था। क्लासेस कुछ ज़्यादा होती थी, दिन में 10-12 क्लासेस होती थी। उसके बाद में थोड़ा सा और कार्य हो गया था, उसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं ले पाए थे। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको मेरे सब्जेक्ट का पूरा कोर्स इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और इसी के साथ में आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी लेके आया हूँ कि अगर आप जेट, आईसीएआर, बीएचयू और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या कोई भी एग्रीकल्चर का कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, घर बैठे हो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ी और खुशखबरी की बात यह है कि एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट बीकानेर के द्वारा ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें आपको संपूर्ण कोर्स किसका, जेट का, आईसीएआर का, बीएचयू का और मुख्यतः एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो इन सभी का कोर्स आपको क्या है कि हमारी जो संस्थान है, मुख्य संस्थान बीकानेर के अंदर, उसकी सब ब्रांच है जोधपुर के अंदर, तो आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मिनिमम चार्ज के साथ में उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको संपूर्ण कोर्स तैयारी करनी है A to Z, जीरो से लेके लास्ट पॉइंट यानी A to Z तैयारी करनी है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ऐप का नाम बताता हूं, एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट। एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट, ये अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो इसके बाद में इसका मिनिमम चार्ज रहेगा और उस पर आपको संपूर्ण टोटली क्लासेस, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका जीके हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, जेट के अंदर चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सारा टोटली कोर्स हमारी टीम द्वारा, बहुत ही अच्छी टीम के द्वारा आपको संपूर्ण करवाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना और इस चीज को आगे शेयर भी करना, ताकि जो घरों पे बैठे हैं इस लॉकडाउन के अंदर बाहर स्टडी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने विशेष तौर से ये जो कार्यक्रम या जो अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा पहल की गई है, तो आप इस ऐप के माध्यम से सब कुछ अपना कोर्स है, जो भी आपको कोर्स खरीदना वो खरीद सकते हैं। चलो दोस्तों, अब अपने बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो लास्ट क्लास के अंदर अपने बात की थी डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर अपने एक टॉपिक किया था मिल्क कंपोजिशन यानी दूध के अवयव। अब 2-3 चीजें दूध से रिलेटेड हो रही है, जिनके बारे में अपने आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दूध से संबंधित परीक्षण, यानी कौन कौन से टेस्ट है वो किए जाते हैं। तो टॉपिक या हेडिंग दे लेना, दूध से संबंधित परीक्षण, यानी कि आपने जैसे दूध प्राप्त किया, हो सकता है उसमें किसी चीज की मिलावट की गई हो, या फिर आप उसकी गुणवत्ता कैसे जांच करोगे, या फिर उसका जो मूल्य का निर्धारण है वो फिर आप कैसे करोगे, या फिर आप प्रोटीन है उसका निर्धारण कैसे करोगे। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो हमें करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ टेस्ट, उनके नाम लिखता हूँ, फिर उनका अपने डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं COB या CBB टेस्ट या परीक्षण। उसके बाद में अपने बात करेंगे हंसा परीक्षण की। उसके बाद में बात करेंगे अपने निकिल परीक्षण की। उसके बाद में बात करेंगे अपने बोडाइन परीक्षण की। उसके बाद में अपने बात करेंगे फास्फेट परीक्षण की। उसके बाद में बात करेंगे ओलिजेराइन टेस्ट की। ओलिजेराइन, उसके बाद में बात करेंगे अपने सेंडिमेंटेशन टेस्ट की। उसके बाद में अपने बात करेंगे अल्कोहल टेस्ट की। उसके बाद में बात करेंगे अपने हंसा परीक्षण, तो आ ही गया। उसके बाद में अपने बात करेंगे स्ट्रिप कप टेस्ट की। स्ट्रिप कप
टेस्ट या फ्रिक्शन। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कौन सा टेस्ट किसके लिए काम में लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि COB या CDB टेस्ट, ठीक है, क्लॉट ऑन बॉइलिंग जिसे कहा जाता है। यह किया जाता है दूध के अंदर अगर खीस की मात्रा, दूध के अंदर खीस की मात्रा आपको ज्ञात करनी है तो उसके लिए कौन सा CDB या COB टेस्ट किया जाता है। क्लॉट ऑन बॉइलिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसका तापक्रम मापा जाता है, उसके बाद में क्या है ये टेस्ट यूज किया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अगर खीस की मात्रा ज्ञात करनी है तो कौन सा टेस्ट आपको करना होगा, CDB टेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक बात ध्यान रखना, अगर आप खीस की मात्रा ज्ञात करोगे तो दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो दूध की मात्रा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। दूध की मात्रा वो ली जाती है 10 ml। जैसे मैंने कहा था कि दूध में अगर आपको वसा ज्ञात करनी है तो दूध की मात्रा कितनी लेनी है, वो मैंने बताई थी आपको 10.75 ml बताई थी, ठीक है। इसी प्रकार ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर दूध में खीस की मात्रा ज्ञात करनी है तो आपको दूध की मात्रा कितनी लेनी होगी। इसके अंदर एक सूचक या इंडिकेटर भी काम में लेते हैं, तो होता है फिनोल्फिन, जो है वो इंडिकेटर के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरे टेस्ट की बात करते हैं हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण किया जाता है जी मिश्रण के लिए। मिश्रण किसका, अगर दूध में किसी दूध का मिश्रण है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया गाय के दूध में किसका दूध मिश्रित है, भैंस का दूध मिश्रित है, तो उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, हंसा परीक्षण करना पड़ेगा। निकिल टेस्ट की बात करें तो यह किया जाता है घी के अंदर। घी में वनस्पति तेल की मात्रा, तेल की मात्रा अगर ज्ञात करनी है तो आपको कौन सा टेस्ट करना होगा, निकिल टेस्ट। अब है जी वोडाइन टेस्ट। वोडाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं, घी में वनस्पति घी की मात्रा, घी की मात्रा, वनस्पति घी का मतलब आप समझ ही गए, जैसे आप डालडा घी बोलते हो ना, मान लो कोई घी है उसके अंदर वनस्पति घी यानी डालडा घी का मिश्रण किया गया है, फिर आप उसको कैसे डिटरमाइन करोगे या पहचानोगे कि इसमें मिश्रित है, तो उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट करना होगा, वोडाइन टेस्ट है वो करना पड़ेगा, ठीक है। वोडाइन टेस्ट, सॉरी मैं एक बार थोड़ा लिख देता हूं इसको दोबारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करते हैं फास्फेट। फास्फेट फै से क्या बना देना है आपको, पै बना देना है। पै मतलब पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण यानी दूध की अगर पाश्चुरीकरण क्षमता, पाश्चुरीकरण क्षमता ज्ञात करनी है तो कौन सा टेस्ट करना होगा आपको, पाश्चुरीकरण क्षमता ज्ञात करने के लिए आपको फास्फेट। फै को किस प्रकार लिखते हो आप, इस प्रकार लिखते हो ना फै, तो इसको क्या बना देना है, पै बना देना, मतलब पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण, ठीक है। इस प्रकार आपको ये याद रह जाएगा। ओलिजेराइन टेस्ट की बात करें तो ओलिजेराइन टेस्ट है वो दूध में पीएच व ताप स्थिरता, ताप स्थिरता, तो दूध में पीएच व ताप स्थिरता के लिए कौन सा टेस्ट करोगे आप, वो करोगे ओलिजेराइन टेस्ट। सेंडिमेंटेशन, सेंड मतलब मिट्टी, मिट्टी के कण, कणों का आकार आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जैसे क्ले सोइल पढ़ी हुई है आपने, उसके बाद में बालू मृदा वगैरह जितनी भी होती है सोइल्स, उनके बारे में पढ़ा है, तो उनके कणों का आकार, तो सेंड मतलब कण, आप इस प्रकार मान सकते हो। तो किसकी, अघुलनशील कण, अघुलनशील कण की मात्रा अगर आपको दूध के अंदर ज्ञात करनी है तो उसके लिए कौन सा सेंडिमेंटेशन टेस्ट आपको ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं एल्कोहल टेस्ट। एल्कोहल टेस्ट किसके लिए करते हैं, मेनली जो एल्कोहल टेस्ट है वो जो दूध है उसके अंदर अम्लता, जिसे आप एसिडिटी कहते हो, अम्लता, दूध में अगर अम्लता आपको ज्ञात करनी है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा आपको, एल्कोहल टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में स्ट्रिप कप टेस्ट, स्ट्रिप कप टेस्ट करते हैं जी थनेला, या जिसे आप कहते हो मेस्टाइटिस डिजीज, मेस्टाइटिस डिजीज, मेस्टाइटिस डिजीज के लिए कौन सा आपको करना है, थनेला या रोग जिसे कहते हो, तो वो करना आपको स्ट्रिप कप टेस्ट। थनेला रोग आखिर होता क्या है, इस रोग में क्या होता है, तो दोस्तों जैसे ही मान लो आपने पशुओं से क्या है कि दूध निकाला, निकालने के बाद में कि जो उसके आयन है, थन है, उसके जो छिद्र है वो क्या रह जाते हैं, खुले रह जाते हैं। अब खुले रहने के बाद में जैसे वो पशु वहां पे बैठता है तो क्या है, हजारों लाखों संख्या में क्या होते हैं, जीवाणु रहते हैं, और वो जीवाणु क्या है उसके थन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या वो अंदर से उसको
डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, या कर देते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या है कि दूध के अंदर किसकी मात्रा आने लगती है, रक्त की मात्रा आने लगती है, दूध कैसा हल्का लाल आने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कौन सा टेस्ट करेंगे अपने, स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों एक बार इन सभी टेस्टों को आप थोड़ा देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो टेस्ट अपने रहे हैं उनकी। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट दो टेस्ट हो रहे हैं अपने 10 नंबर। एक आएगा आपके मोलेरोमीटर, मोलेरोमीटर यानी मोलेरोमीटर जो टेस्ट है वो किसके लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और लास्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका नाइट्रेट परीक्षण, नाइट्रेट। अब इन दोनों की बात करें अपने, तो जो मोलेरोमीटर यानी आपने एक शर्करा सुनी होगी माल्टोज, ठीक है। तो सबसे मीठी शर्करा तो फ्रुक्टोज होती है, लेकिन आपने शर्करा माल्टोज सुनी है तो उससे आप याद कर सकते हो कि दूध के अंदर अगर शर्करा की मात्रा, दूध के अंदर शर्करा की मात्रा ज्ञात करनी है आपको, तो कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, मोलेरोमीटर टेस्ट करना पड़ेगा। और नाइट्रेट जो परीक्षण है वो दूध के अंदर क्या है, दूध में वर्षा जल अगर मिला हुआ या मिश्रित है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट आपको करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको नाइट्रेट टेस्ट। तो दूध से संबंधित परीक्षण इतने ही थे, इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अब करेंगे अपने दूध से संबंधित जो उनको संरक्षित करने की विधियां, दूध को किस प्रकार अपने संरक्षित करेंगे। तो हेडिंग नेक्स्ट दे देना आप, दूध संरक्षित करने की विधियां, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने जैसे पशुओं से दूध प्राप्त किया तो उसके अंदर क्या है, अम्लता डेवलप होती है। शायद मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आप बताया था कि अगर ताजे दूध की अम्लता की बात करता हूं, ताजे दूध की अम्लता, ताजे जो दूध की अम्लता होती है वो होती है 0.12 से लेके 0.14%। और यही अम्लता अगर 0.12 से 0.16 के बीच में होती है तो उसका क्या बनेगा, बढ़िया दही। और यही अम्लता 0.12 से लेके 0.20 से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो दूध क्या है, फट जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसमें क्या डेवलप होगी, अम्लता डेवलप होगी, ठीक है ना। इसीलिए अपने क्या करना है कि उसको पहले से कुछ ऐसे प्रोसेसिंग कर देते हैं जिससे क्या उसके अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। तो उसकी अपने बात करेंगे, उन विधियों की अपने अब बात करेंगे। 4 प्रकार की विधियां आती है दूध संरक्षण करने की विधियों में। कौन कौन सी विधियां, सबसे पहले उनको अपने देखते हैं। सबसे पहली विधि की बात करूं तो वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि। अब इसी वैज्ञानिक विधि के अंदर 2 विधियां और हैं, उनकी बात करते हैं। पहली बात करेंगे अपने अमोनिया द्वारा, दूसरी बात करेंगे ब्राइन विलियन। ये ब्राइन विलियन क्या होता है, ये होता है जी नमक प्लस बर्फ का जो घोल है उसे ब्राइन विलियन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि रहेगी अपनी पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण के अंदर भी 3 विधियां रहेंगी। कौन कौन सी रहेगी उनका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दूध को गर्म करना, उसके बाद में बात करें तो कम तापक्रम अधिक समय, जिसे LT भी कहते हैं, LT यानी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है। और इसके अंदर लास्ट बात करेंगे अपने अधिक तापक्रम कम समय। इनके बारे में अपने सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या क्या कितना टेम्परेचर या
टाइम रहेगा। मुख्यतः आपको ये याद रखना है कि एक तो तापक्रम याद रखना पड़ेगा और एक उसका समय याद करना पड़ेगा। दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आपसे पुट आउट कर सकता है। सबसे पहले वैज्ञानिक विधि की बात करूं तो अमोनिया जो गैस है उसके द्वारा अपने दूध को संरक्षित कर सकते हैं। पैकिंग करके उस गैस के अंदर स्टोरेज करेंगे तो उसको अपने कुछ समय तक संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन उसका तापक्रम कितना होना चाहिए? उसका होना चाहिए 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए। वही ब्रायन विलेन के अंदर होगा कि ब्रायन विलेन बनाने के बाद में जब 3 से 4 डिग्री उसका तापक्रम है, इन दोनों पे क्या अपने दूध को कुछ लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। पाश्चुरीकरण की बात करूं, पाश्चुरीकरण में सबसे पहले मैंने लिखा है गर्म करना। तो गर्म आप दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर सकते हो, ठीक है, जिससे क्या है कुछ समय तक दूध को संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट विधि की बात करते हैं कम तापक्रम अधिक समय की। तो कम तापक्रम कितना? 63 डिग्री सेंटीग्रेड। समय कितना मांग रहा है? अधिक कितना? 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट के लिए। और तापक्रम 63 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट और लास्ट रहेगा कि अधिक तापक्रम कम समय। अब अधिक तापक्रम कितना? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। समय कितना कम बताया है मैंने? कितना? 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो ये आपको तापक्रम और समय याद करना पड़ेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं तीसरी और चौथी विधि की। चलो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। अब बात करते हैं चौथी विधि की, सॉरी तीसरी विधि की। तीसरी विधि की बात करते हैं निर्जमीकरण। निर्जमीकरण निर्जमीकरण की बात करें उसके बाद में लास्ट विधि रहेगी, वो होगी अपनी यूटीएच, जिसे कहते हैं अल्ट्रा हाई तापक्रम। अब इस विधि के अंदर भी अपने देखते हैं कि कितना तापक्रम कितने समय तक रखते हैं। निर्जमीकरण की बात करूं तो इसके अंदर तापक्रम हमेशा ही क्या रहेगा? 200 से 211 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। समय कितना रहेगा? 30 मिनट। थोड़ा ध्यान देना, फारेनहाइट के अंदर है ये, सेंटीग्रेड के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं अल्ट्रा हाई तापक्रम। ये होता है 148 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 1 से 5 सेकंड। लेकिन इसका तापक्रम की बात करें तो 138 डिग्री, ये दोनों ही काउंट किए जाते हैं। कितना? 138 से 148 डिग्री तापक्रम, दोनों ही टेम्परेचर इसके सही रहेंगे। इसके मध्य जो होता है वो तापक्रम इसके लिए माना जाता है। जैसे मान लो 2 सेकंड भी रख सकते हैं, 3 सेकंड भी रख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जैसे मान लो कि आप एक दूध का नाम सुनोगे टेट्रापेक, टेट्रापेक, तो वो क्या दूध इसी के अंदर, इसी तापक्रम के अंदर गर्म किया जाता है, ठीक है। इस दूध के बारे में नेक्स्ट आपको क्लास में बताएंगे, क्योंकि पूरा उसका क्लासिफिकेशन करेंगे मिल्क का, ठीक है। तो ये जो 4 प्रकार की विधियां थी, ये क्या मुख्यतः दूध को संरक्षित या स्टोरेज करने के लिए काम में ली जाती है। अब एक बेसिक क्वेश्चन की बात करें कि मान लो दूध को आपको 6 से 8 घंटे क्या करना है? संरक्षित करना है, संरक्षित। तो आप किस तापक्रम पर उसको रखोगे? जैसे मान लो आप घरों पे ये देखते हो कि जैसे आपने एनिमल या पशुओं से दूध निकाला, तो उसके बाद में सुबह निकालने के बाद में क्या करोगे? फ्रिज में रखोगे। तो उसका एक तापक्रम होता है, कुछ 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक आप उसको संरक्षित रख सकते हो। तो वो तापक्रम होगा 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापक्रम पर आप क्या है कि कुछ समय तक दूध को संरक्षित कर सकते हो। तो दूध संरक्षित करने की विधियां इतनी थी। और मिल्क से रिलेटेड लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो अपना रहेगा टाइप्स ऑफ मिल्क। टाइप्स ऑफ मिल्क की बात करेंगे सबसे पहले, यानी दूध के प्रकार। कितने प्रकार का दूध है जो मार्केट में अपने को मिलता है, ठीक है, तो उसी की अपने बात करेंगे। तो मैं इसमें 4 चीजें मैं काउंट करूंगा। पहली चीज काउंट करूंगा इसके अंदर दूध का प्रकार, उसके बाद में उसमें कितनी वसा होती है, उसके बाद में उसमें कितना एसएनएफ होता है, ये दोनों ही प्रतिशत में होंगे। उसके बाद में बात करेंगे इस पे टैग, यानी कौन सा इस पे टैग या कलर
की जो पैकिंग है वो रहती है। एसएनएफ की फुल फॉर्म मैंने बताई थी फर्स्ट क्लास में, सॉलिड नॉट फैट, यानी कुल अघुलनशील ठोस तत्व, ठोस तत्व, ठीक है। तो कुल अघुलनशील ठोस तत्व, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूध के प्रकार की। जो मैं मार्कर यूज करूं उसी का टैग रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा इजी रहेगा याद करने में। सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक दूध का नाम सुना होगा, संपूर्ण दूध, जिसे कहते हैं होल मिल्क, संपूर्ण दूध, जिसे कहते हैं होल मिल्क। अब ये भी अलग अलग रहेगा। जैसे संपूर्ण दूध है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो जो गाय का संपूर्ण दूध रहेगा या होल मिल्क रहेगा, और दूसरा बुफेलो या भैंस का। इन दोनों का कंपोजिशन अलग अलग रहेगा। किस प्रकार, जैसे मैंने बोल दिया कि जो गाय का संपूर्ण दूध होगा उसमें वसा की मात्रा होगी 3.5%, ठीक है। और भैंस के दूध में कितनी होगी 6.0%। तो दोनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं एसएनएफ की। एसएनएफ गाय के दूध में रहता है 8.5% और यही भैंस के दूध में रहेगा 9.0%। और टैग की बात करूं तो मैंने अभी बोला था कि जो मार्कर यूज करूं वही टैग इन पे रहेगा। तो मार्कर किस कलर का है, रेड या लाल रंग का। तो ये इस पे क्या रहेगा, टैग रहेगा, ठीक है ना। यानी जो पैकिंग रहेगी वो लाल कलर की रहेगी। उसके बाद में बात करते हैं अपने दूसरे दूध की। दूसरे दूध की बात करते हैं। आपने सुना होगा टोंड दूध, टोंड मिल्क। टोंड मिल्क की बात करें तो टोंड मिल्क के अंदर वसा होती है, वो कितनी होती है 3.0% रहती है। और एसएनएफ कितना रहता है। अब इनको याद करने के लिए आप थोड़ा बेसिक एक फंडा क्लियर रखना कि दूध की अगर कभी भी बात हो तो आपके माइंड में दो ही बात आनी चाहिए कि जब दूध का नाम आए तो आपके माइंड में पहली बात ये आनी चाहिए कि उसमें वसा कितनी होती है, कम से कम 3%, और एसएनएफ कितना होता है, कम से कम 8.5%। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बोल दिया टोंड के अंदर 3% वसा होती है, तो एसएनएफ कितना होगा 8.5 होगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर इन दोनों के अंदर इतनी वसा और फैट है तो एक दूसरा, चलो वो बाद में बात करेंगे। इस पे कलर की बात करते हैं। सबसे पहले ब्लू या नीला, नीला। नेक्स्ट बात करते हैं अपने डबल टोन की, डबल टोन। डबल टोन की बात करें तो जैसे ही डबल नाम आए, कभी भी डबल नाम आते ही आपको वसा दुगनी नहीं करनी है, याद रखना। हमेशा ही क्या कर देनी है, 3 की आधी कर देनी है। 3 की आधी यानी 1.5% कर देनी है। अब जिसके अंदर वसा कम होगी उसमें एसएनएफ क्या करना, अपने को ज्यादा कर देना है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात। इसमें वसा क्या थी, ज्यादा थी, और एसएनएफ क्या कर दिया, कम कर दिया। इसमें वसा क्या है, कम है, एसएनएफ क्या है, ज्यादा कर देना। ये याद रखने के लिए नहीं है, कोई जरूरी नहीं है सभी दूध में यही होगा भाई, जिसमें वसा कम है एसएनएफ ज्यादा हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे फुल क्रीम मिल्क आएगा उसमें 6% वसा होगी, लेकिन 9% क्या रहेगा, उसमें 9% रहती है अपने फैट, सॉरी एसएनएफ, ठीक है। तो इसके अंदर 1.5% क्या रहेगी, वसा रहेगी, और 9.0% क्या रहेगा, एसएनएफ रहेगा। अब बात करते हैं टेग। टेग रहता है इस पे पीले रंग का, तो मैंने पीला ही मार्कर यूज किया है, ठीक है ना, पीले रंग का। इसके बाद में बात करते हैं मानकीकृत दूध की, जिसे मानकीकृत दूध, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क जिसे आप कहते हो, ठीक है ना। मानकीकृत दूध की बात करें तो इन दोनों को क्या है, जोड़ देना है, ठीक है ना। समझने के लिए बता रहा हूं, 3 को और 1.5 को जोड़ो कितना होगा, 4.5 हो जाता है, ठीक है ना। कितना, 4.5, 4.5। अब मैंने अभी कहा था कि जिसके अंदर
वसा ज्यादा होगी, एसएनएफ क्या कर देना है, कम कर देना, समझने के लिए, ठीक है ना। तो 4.5 है, एसएनएफ कितना करेंगे, 8.5 करोगे या 9.0 करोगे, अपने एसएनएफ करना पड़ेगा 8.5, ठीक है। और टैग की बात करूं तो टैग किस कलर का होगा, इस पे टैग हो जाएगा जी हरे रंग का, और यही मार्कर मैंने यूज किया है। तो ये दूध के प्रकार थे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो दूध के प्रकार है वो। चलो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। पांचवें प्रकार की बात करता हूं मैं। आपने सुना होगा फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, ठीक है। यहां पे वही फैट रहेगी, एसएनएफ, उसके बाद में टैग, ठीक है। तो फुल क्रीम मिल्क की बात करें तो सबसे ज्यादा वसा फुल क्रीम मिल्क में होती है, कितनी, 6.0%, 6.0% इसके अंदर क्या रहती है, वसा रहती है, परसेंटेज में है, ठीक है। और एसएनएफ की क्या परसेंटेज में, और एसएनएफ भी क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा 9.0। टैग मैंने बता दिया कि किस मार्कर का यूज हो रहा है, ब्राउन या भूरा, ठीक है ना। तो ब्राउन इस पे रहता है, ब्राउन कलर का टैग रहता है, तो वो आपका कौन सा दूध होगा, फुल क्रीम मिल्क दूध होता है, ठीक है। अब छठे दूध की बात करते हैं, प्रकार के अपने छठे दूध की बात करें तो वो होगा पुनः रचित दूध। पुनः रचित दूध को कहते हैं रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क, ठीक है ना। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर एक ही बात आपको याद रखनी है कि इसमें एक भाग क्या रहेगा, एक भाग पाउडर यानी दूध पाउडर प्लस 7 या 8 भाग क्या रहेगा, पानी। मतलब क्या हुआ कि मान लो आपने 1 किलो क्या लिया, दूध पाउडर लिया, और उसके बाद में 8 लीटर क्या लिया, पानी लिया, दोनों को क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में जो आपका दूध बनता है, ठीक है ना, वो कौन सा रहेगा, पुनः रचित दूध रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर प्रकार की बात करते हैं, कहता है पुनः संयोजित दूध। रिकम्बाइंडेड मिल्क जिसे कहते हैं। इसमें वसा का याद रखना 3.0% वसा होती है, उसके बाद में 8.5% क्या रहता है, एसएनएफ रहता है। यह क्या है, बटर ऑयल व स्प्रेटा, जिसे स्किम्ड मिल्क कहते हैं। स्प्रेटा दूध मिलाकर जो तैयार किया जाता है, ठीक है ना, मिलाकर तैयार करना, तो वो आपका कौन सा दूध कहलाएगा, वो कहलाएगा पुनः संयोजित दूध, जिसे क्या है 3% वसा रहेगी और 8.5% क्या रहेगा उसमें, एसएनएफ। आप एक बार इसको उतार लो थोड़ा सा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो दोस्तों नेक्स्ट दूध की बात करते हैं। उसके बाद में रहेगा अपने पूरित दूध, जिसे क्या कहेंगे, फील्ड मिल्क। इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि वानस्पतिक वसा प्रतिस्थापित करना। मतलब दूध की जो ओरिजिनल वसा है उसको तो क्या है, निकाल लिया जाता है, उसके बाद में उसमें वनस्पतिक वसा क्या है, प्रतिस्थापित कर दी जाती है या मिला दी जाती है। फिर जो दूध तैयार होगा वो कौन सा होगा, पूरित दूध या फील्ड मिल्क कहलाता है। इसके बाद में एक दूध की और बात करते हैं, टेट्रापैक दूध। टेट्रापैक दूध की बात करें तो टेट्रापैक दूध है, यह भारतीय सेना के लिए तैयार किया जाता है, भारतीय सेना के लिए तैयार किया जाता है। दूसरी बात, 90 दिन तक खराब नहीं होता,
90 दिन तक खराब नहीं होता। उसके बाद में बात करें तो इसको मैंने बताया था 138 से लेके 148 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर क्या है, दूध को गर्म किया जाता है और फिर इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, अब एक बात और करें कि टेट्रा पैक जो दूध है वो 90 दिन तक खराब तो नहीं होगा, लेकिन इसमें हानिकारक और लाभदायक जितने भी जीवाणु हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तापक्रम देखो सर कितना अधिक है। ठीक है ना। इसके बाद में जो टेट्रा पैक दूध है उसका एकमात्र इंडस्ट्रीज या अपने कह सकते हैं टेट्रा पैक संयंत्र, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एकमात्र टेट्रा पैक संयंत्र राजस्थान में। राजस्थान में एकमात्र टेट्रा पैक संयंत्र कहां पर है? संयंत्र या इंडस्ट्रीज कह सकते हैं या डेयरी कह सकते हैं या फार्म जहां पे ये दूध तैयार किया जाता है, मतलब इंडस्ट्रीज। तो एकमात्र जो टेट्रा पैक संयंत्र है वो कहां पे है? जयपुर जिले में है। जयपुर। तो एकमात्र टेट्रा पैक जो संयंत्र है वो जयपुर जिले के अंदर है। तो दोस्तों मिल्क से संबंधित जितने भी आपके मतलब पार्ट्स थे वो कंप्लीट है, यानी मिल्क कंपोजिशन हुआ, टाइप्स ऑफ मिल्क हुआ, संचित करने की विधियां हुई। ठीक है, जितने भी अपने कोर्स में थे वो टोटली आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे क्रीम हुआ, दही, छाछ वगैरह जितने भी है जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में। कोई भी आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।